स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम स्टडी में संस्कृत पेडागॉजी। ये सीटेट 2019 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो संस्कृत अगर आपने भाषा फर्स्ट या सेकेंड दोनों में अगर आपने स्वीकार किया या फर्स्ट मतलब अगर आपने पेपर फर्स्ट पेपर टू किसी में भी अगर आपने संस्कृत भाषा को स्वीकार किया है तो इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। हालांकि ये लाइव क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन वो वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, इसलिए इसको दोबारा से अपलोड करना पड़ा। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम स्टडी की लाइव क्लास शाम 7:30 बजे की क्लासेज आप डेली देख पाते हैं शाम को 7:30 बजे और 9 बजे। सीटेट और यूपी टेट और सभी शिक्षक भर्ती संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं उनकी तैयारी के लिए सब्सक्राइब करें चैनल वनडे एग्जाम स्टडी और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और यहाँ पे हम आपको सॉल्व करा रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर के पेपर्स। यहाँ पे आज के क्रम में हम सॉल्व करेंगे सीटेट। संस्कृत की काफ़ी डिमांड है क्योंकि इसका कोई टीचर्स मतलब कोई नहीं पढ़ा रहा है, तो ये आप लोगों का कमेंट्स बार बार आ रहा था, तो कोशिश की जा रही है कि आपको संस्कृत की वीडियोस दिए जाएं, संस्कृत की क्लासेस दी जाएं। तो सभी लोग जो लोग लाइव आ चुके हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। और काफ़ी सारा कमेंट आता है कि सर आप नाम बहुत लेते हैं तो क्लास थोड़ा लंबी हो जाती है, तो इसके लिए आप बिल्कुल सिर्फ क्वेश्चन पर भी ध्यान दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो लोग न्यू हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करना मत भूलिएगा। रोज़ शाम 7:30 बजे और 9 बजे क्लासेज आप डेली देख पा रहे हैं पिछले 4 महीने से, जनवरी से। तो स्टार्ट करेंगे आज की लाइव क्लास। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है पैराग्राफ से, लेकिन इसको हम करेंगे इस क्लास के लास्ट में। पहले आपको जो पेडागॉजी वाले क्वेश्चन है वो हम पहले कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि 10 क्वेश्चन जो है ये पैराग्राफ बेस्ड है, इसको भी कराया जाएगा लेकिन लास्ट में। तो यहाँ पे आप पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। प्रश्न संख्या 20 से यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे 19 से। देख लेते हैं, समय दीजिएगा थोड़ा सा। 16 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से जो क्वेश्चन है पेडागॉजी के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपसे ये कह रहा है कि रिया मोहितिश्च पंचम कक्षायाम विकलांग छात्रों स्तः तत्र शिक्षका, यानी रिया और मोहित क्या है, 5वीं कक्षा के विकलांग विद्यार्थी हैं। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए विकलांग विद्यार्थियों के लिए? अगर आप थोड़ा सा भी बाल विकास आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपका इसका आंसर बहुत ही जल्दी से ढूंढ पाएंगे। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको हर लाइन का मतलब समझ में आ जाए। पहला लाइन यहाँ पे पहला ऑप्शन कह रहा है तयो कृते भिन्नायाः विशिष्ट कक्षाया कृते प्राचार्येण सह चर्चा कुर्यात्, यानी उन बच्चों को क्या विशिष्ट कक्षा के लिए आप डाइवर्ट करेंगे, उनको विशिष्ट कक्षा के लिए व्यवस्था करेंगे। दूसरा विकल्प है सर्वेषां विद्यार्थिनां आवश्यकतानुरूपम विद्यालयः समावेशी स्यात् इति मत्वा तत्तु समावेशम कुर्यात्, यानी आप ऐसी व्यवस्था करेंगे जहाँ पे समावेशी शिक्षा, यानी सभी प्रकार के बच्चे, चाहे वो विकलांग हो चाहे वो किसी भी प्रकार से पिछड़े हों, सभी प्रकार की जो व्यवस्था की जाती है वो किसके अंतर्गत की जाती है, तो वो की जाती है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, प्रश्न आपसे यही जानना चाह रहा है। आंसर तो इसका यही सही होगा क्योंकि समावेशी शिक्षा यहाँ पे आपको एक वर्ड मिल गया और विकलांग बालकों के लिए बात की जा रही थी, तो आंसर इसका यही सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 से हमने स्टार्ट किया है, इसका बी ऑप्शन सही होगा। वैसे सी ऑप्शन ये कह रहा है कि तौ प्रति सहानुभूति प्रदर्श्य तयो कृते विशेष यत्नम कुर्यात् अधिक सुविधा च ददाति, यानी आप उनके लिए क्या कोई विशेष सुविधा करेंगे, उनकी तरफ सहानुभूति प्रदर्शित करेंगे, तो ये नहीं होगा। समावेशी कक्षा की व्यवस्था करेंगे, ये सबसे ज़्यादा सटीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। उत्तम लेखनम कथमा प्रक्रियाम अनुसरति। प्रश्न संख्या 17 आपसे ये पूछ रहा है कि उत्तम लेखन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, किस प्रकार अनुसरण करती है। प्रारूप लेखनम, अंतिम रूप लेखनम च, संशोधनम, पुनरावलोकनम च, विचाराणाम लेखनम, प्रारूप लेखनम, संशोधनम, पुनरावलोकनम, अंतिम लेखनम च, या फिर डी ऑप्शन है अंतिम रूपेण लेखनम। प्रश्न संख्या 17। तो यहाँ पे हमने आपको बताया, पूछा क्या जा रहा है प्रश्न, उत्तम लेखन की प्रक्रिया किस प्रकार से है। तो यहाँ पे जो बड़ा ऑप्शन है वही सही होगा। यहाँ पे विचाराणाम लेखनम, प्रारूप लेखनम, संशोधनम, पुनरावलोकनम, अंतिम लेखनम चा। सॉरी फॉर दैट, प्रश्न संख्या 17 का सी ऑप्शन सही होगा। थोड़ा सा संस्कृत डेली यूज ना करो तो उस हिसाब से थोड़ा उतना अच्छा उच्चारण नहीं हो पाता है। खैर, प्रश्न संख्या 18 यहाँ पे आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फिर से एक बार देख लीजिएगा। इसका सी उत्तर सही होगा क्योंकि उत्तम लेखन की प्रक्रिया क्या होती है, पहले विचार लेखन, फिर प्रारूप लेखन, फिर अगर कोई गलती हो जाती तो आप इसका क्या करते हैं, संशोधन करते हैं, फिर
पुनरावलोकन करते हैं और फिर अंतिम लेखन करते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप चलती है उत्तम लेखन की प्रक्रिया। सी विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 18, कस्याचित् भाषाया ज्ञानम नामम। प्रश्न संख्या 18 पूछ रहा है यहाँ पे कस्याचित् भाषाया ज्ञानम नामम। ठीक है, किसी प्रकार की भाषा का ज्ञान नाम किस प्रकार से यहाँ पे पूछा जा रहा है। तस्या मतलब अगर किसी प्रकार की भाषा का ज्ञान है तो उसको हम क्या कहेंगे। तस्य भाषायाम व्याकरण नियमानाम ज्ञानम, यानी आप उसकी उस भाषा की व्याकरण के नियमों को जानते हैं। या फिर तया भाषाया अभिव्यक्तिम ज्ञानम, उस भाषा को आप व्यक्त करना जानते हैं। या फिर तस्या भाषाया सर्वेषाम शब्दानाम ज्ञानम, यानी उस भाषा से संदर्भित आप सभी शब्दों का अर्थ जानते हैं, सभी शब्दों को जानते हैं। या फिर तस्याम भाषायाम सम्यक लेखनस्य ज्ञानम, यानी उस भाषा के बारे में आप अच्छा लिखना जानते हैं। आप ये पूछा जा रहा है कि मान लिया आप हिंदी भाषा को जानते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप व्याकरण के नियमों को जानते हैं या अभिव्यक्त करने को जानते हैं या हिंदी भाषा के सभी शब्दों को जानते हैं या फिर हिंदी भाषा को लिखना जानते हैं। हमने एक उदाहरण बताया हिंदी भाषा, यहाँ पे कोई भाषा हो सकता है, लिखा है कस्याचित् भाषा। कोई भी भाषा का ज्ञान अगर आपको है तो उसका मतलब क्या है। उत्तर होगा यहाँ पे तया भाषा अभिव्यक्ति ज्ञान। मतलब अगर आपको हिंदी पता है तो आप हिंदी में अभिव्यक्त कर सकते हैं, संस्कृत पता है या इंग्लिश पता है तो अपनी आप विचारों को उस भाषा में अभिव्यक्त कर सकते हैं और अभिव्यक्त करने का माध्यम ही भाषा है। यानी यहाँ पे हम इस प्रश्न का भी उत्तर सही मानेंगे। प्रश्न संख्या 19, काचित् बाला यदि मातृभाषया सम्यक्तया पठति तभी, यानी कोई यदि बालिका या बाला मतलब बालिका वही कोई लड़की यदि मातृभाषा में ठीक से पढ़ती है तो उसके लिए हम क्या समझेंगे। यहाँ पे पहला ऑप्शन सा अनेकाशु भाषासु पठितम लेखितम चा शक्नोति, यानी वह अनेक भाषा में पढ़ना लिखना जानती है, पढ़ लिख सकती है। दूसरा विकल्प सा सम्यक्तया पठितुम शक्नोति परंतु मातृभाषया लेखितम न शक्नोति, यानी वह सभी प्रकार की भाषाओं को पढ़ना जानती है परंतु मातृभाषा में लिख नहीं सकती। तीसरा विकल्प कह रहा है सा स्वपठन कौशलस्य प्रयोगम द्वितीय भाषा अधिगम्य कर्तुम शक्नोति, यानी वह अपने पठन कौशल का प्रयोग द्वितीय भाषा के अधिगम के रूप में कर रही। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 19 का चौथा ऑप्शन देखिएगा, सा स्वपठन कौशलस्य उपयोगम द्वितीय भाषा अधिगम्य कर्तुम न शक्नोति। प्रश्न संख्या 19 डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अर्थात समझ लीजिएगा कोई बाला या कोई लड़की यदि मातृभाषा में ठीक से पढ़ती है तो इसका मतलब ये हुआ कि वह स्वपठन कौशल का उपयोग द्वितीय भाषा में अधिगम करने में समर्थ नहीं होती। डी ऑप्शन इसका माना था सीटेट ने, वही हमने आपको बताया है। ये आप प्रीवियस ईयर के पेपर 2015 का पेपर प्राथमिक लेवल का सॉल्व कर रहे हैं हमारे साथ। अब आपको क्या करना है, अब आपको वीडियो को लाइक करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न आपको सीटेट की परीक्षा में देखने को मिलेंगे पेडागोजी बेस्ड। तो आप लाइक तो बनता है, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो, क्लास पसंद आ रही हो, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके बाद 9 बजे भी एक लाइव क्लास होगी, वहाँ पर हम आपको EVS की पेडागोजी की लाइव क्लास कराएंगे। संस्कृत की और कई सारे क्लासेज हो चुकी हैं, उसके लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आप यहाँ नहीं देख पाते तो यहाँ पे आपको एक आई बटन दिख रहा होगा, जहाँ पे हमने ये टिक किया है, यहाँ पे आप संस्कृत के वीडियोस और भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 20 की बात करें हम, रचनात्मकम मूल्यांकनम क्रियते। प्रश्न संख्या 20 आपसे पूछना चाह रहा है कि रचनात्मक मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ठीक है, यह कब किया जाता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। ऑप्शन पढ़िएगा, आप समझ जाएंगे प्रश्न की प्रकृति क्या है। एकैकस्य पाठस्य पठन पाठन समय सतत मूल्यांकन रूपेण या फिर सत्रांते या फिर सत्रातदो। तो रचनात्मक मूल्यांकन जो है कब किया जाता है, तो यहाँ पे आपको उत्तर सही मिलेगा सतत मूल्यांकन रूपेण, यानी रचनात्मक मूल्यांकन एक पाठ का अथवा पाठन के समय किया जाता है, क्योंकि सतत मूल्यांकन से तेजी से रचनात्मकता पर प्रभाव पड़ता है। तो क्या किया जाता है, सतत मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन आप सभी ने पढ़ा होगा, इस टॉपिक से आपकी परीक्षा में एक प्रश्न जरूर बनता है। प्रश्न संख्या 21, भाषायाः कक्षायां कथा कथनम एक पद्धति रूपेण प्रयुक्तुम न शक्येत। पहला ऑप्शन यहाँ पे केवलम नैतिक शिक्षणस्य कृते, लेखनस्य अध्यापन कृते, श्रवण भाषण बोधनस्य कृते या फिर पठन कौशलस्य अध्यापन कृते। प्रश्न संख्या 21 आपसे कह रहा है कि भाषा की कक्षा में कथानक की एक पद्धति रूप में क्या प्रयोग नहीं किया जा सकता, न शक्यते नहीं किया जा सकता। पहला ऑप्शन है केवल नैतिक शिक्षण का प्रयोग, केवल लेखन अध्यापन या फिर केवल श्रवण भाषण बोधन का। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 21 का जो सही आंसर माना गया था वो था सी ऑप्शन। आप लोगों का आंसर यहाँ पे गलत हो रहा है, क्योंकि देखिए भाषा की कक्षा में कथा कथन की जो एक पद्धति होती है इसमें श्रवण भाषण एवं बोधन का प्रयोग
नहीं करते। कथा कथन की जो पद्धति होती है कथा कथन, उसमें क्या है, श्रवण भाषण बोधन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जबकि कौन कौन कौशल का प्रयोग किया जाता है, तो शिक्षण, लेखन अध्यापन, पठन कौशल का अध्यापन किया जाता है कथा कथन एक पद्धति रूप में। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब मिलेगा आपको क्या, ऑप्शन नंबर सी, श्रवण भाषण बोधनस्य कृते। प्रश्न संख्या 22, निदान परीक्षा क्रियते। निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण आप सभी ने पढ़ा होगा, उसी से ये प्रश्न है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, सिर्फ आप घबरा जाते हैं। प्रश्न वही जो बाल विकास में आते हैं लगभग वही होते हैं, बस थोड़ा सा कुछ वर्ड क्लिष्ट होते हैं, उनको आपको समझना है। प्रश्न संख्या 22 वही आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है रचनात्मक परीक्षा कृते, सतत परीक्षा कृते, विद्यार्थी में स्तर ज्ञातुम, अंतिम परीक्षा कृते। तो ऑप्शन पढ़ के ही आप इसका उत्तर पहचान गए होंगे। विद्यार्थियों के स्तर को जानने के लिए हम क्या करते हैं, निदानात्मक परीक्षण करते हैं, निदानात्मक परीक्षा की जाती है। और इसका जब स्तर हमें ज्ञात हो जाता है, जो अधिगम में कठिनाइयां होती हैं उनको दूर करने के लिए क्या किया जाता है, उपचारात्मक परीक्षण। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं निदान परीक्षा विद्यार्थियों के स्तर को जानने के लिए किया जाता है। और इस प्रणाली में क्या होता है, एक तरह से छात्रों के बुद्धिलब्धि का मूल्यांकन होता है। तो बाकी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गए, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है रचनात्मक परीक्षा करते, सतत परीक्षा करते, अंतिम परीक्षा करते, गलत है। स्तर जानने के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। प्रश्न संख्या 23 है, विद्यार्थी केंद्रित भाषाया कक्षा संवर्तते यस्यां शिक्षकस्य कथनस्य समयावधि न्यूना तथा छात्राणां कथनस्य समयावधि अधिकाधिक वर्तते। विद्यार्थिक केंद्रित भाषा कक्षाया एवं वैशिष्ट अधोलिखितेषु केन कथनेन समर्थित भवत्। प्रश्न संख्या 23, समझिएगा प्रश्न आपसे जानना क्या चाह रहा है। ऑप्शन है यहाँ पे, शिक्षिका तथा विधमार्गस्य अवलंबन कुर्यात् येन छात्रा स्वयमेव ज्ञानम प्राप्तुम प्रोत्साहिता भवत्। देखिए, विद्यार्थी की केंद्रित भाषा कक्षा में यदि शिक्षक जो है समयावधि, समय का तथा छात्रों के कथन का अधिक से अधिक ध्यान रखे, तो विद्यार्थी केंद्रित भाषा में कौन सा जो विकल्प है यहाँ पे वो समर्थन कर रहा है इस बात का, ये आपसे जानना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 23 का पहला ही ऑप्शन सही है, शिक्षिका तथा विधमार्गस्य अवलंबनम कुर्यात् येन छात्रा स्वयमेव ज्ञानम प्राप्तुम प्रोत्साहिता भवत्। इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा। प्रश्न संख्या 23 यानी शिक्षक उसी विधि मार्ग से अवलंबन करते हैं जिससे छात्र स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित होता है। ठीक है, जब तक बच्चा जो आप पढ़ा रहे हैं उसको समझेगा नहीं, प्रोत्साहित नहीं होगा, तब तक आपके पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होगा। तो यही आपसे जानना चाह रहा है कौन सा कथन समर्थित करता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये कह रहा था, शिक्षिका लक्ष्य भाषा या मातृभाषा या अनुवादम कुर्यात्, यानी शिक्षक क्या करता है, सिर्फ संस्कृत भाषा में या मातृभाषा में अनुवाद करता है, नहीं, जैसा बच्चा चाहेगा, जैसा बच्चों को प्रोत्साहित करेगा वैसा उसको ज्ञान के बढ़ाने के लिए आप उस भाषा का प्रयोग करेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पे, छात्राणाम सौख्यार्थम शिक्षिका प्रतिवाक्यम पाठस व्याख्यानम कुर्यात्, यानी छात्रों और शिक्षकों के मध्य आप क्या करेंगे, एक कोई पढ़ाएंगे फिर उसको आप व्याख्या करेंगे, नहीं। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको पहला ही मिल गया यहाँ पे, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। प्रश्न संख्या 24, भाषा मुख्य रूपेण भवति, मौखिकी, लेखा चित्रात्मिका, लिखिता, दृश्य। प्रश्न संख्या 24, भाषा क्या है, भाषा का मुख्य रूप क्या है, मौखिकी भाषा, लेखा चित्रात्मिका, लिखिता या फिर दृश्य। देखिए, आप लोग नाराज मत होइएगा, आप सभी के कमेंट्स देखे जा रहे हैं, ये प्रीमियर वीडियो आप देख पा रहे होंगे चल रहा है, लेकिन नाम नहीं लिए जा रहे। उसका रीजन सिर्फ यही है, हम आपको इग्नोर नहीं कर रहे, रीजन यही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाइव क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, वो वीडियो को बाद में देखते हैं जब अपलोड हो जाता है, तो उसमें उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है। लगभग 5 से 10 मिनट डिस्कशन में चला जाता है आप लोगों के नाम लेने में, तो उसके लिए एक अलग से सेशन हो जाएगा, इसमें आप सभी से वार्तालाप हो जाएगी। ठीक है, सपोर्ट करिए, आपको भी कंटेंट से मतलब है, अच्छे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, यही अच्छी बात है। लाइक जरूर करिएगा, जिन लोगों ने लाइक कर दिया, लगभग 100+ लोगों ने लाइक कर दिया है, सभी लोग लाइक कर दें। प्रश्न संख्या 24 यहाँ पे, भाषा मुख्य रूपेण भवति, तो क्या है भाषा, आप सभी को पता होगा, मौखिकी। भाषा का मुख्य रूप क्या है, क्योंकि भाषा जो है ये विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है, इसलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो, क्योंकि बिना अर्थ जाने समझ विकसित नहीं होती, और भाषा मुख्य रूप से क्या होती है, मौखिकी होती है। प्रश्न संख्या 25, एकस्य शब्दस्य ज्ञानम नामम। प्रश्न संख्या 25, एक शब्द के ज्ञान का नाम क्या है, तस्य मूलस्य ज्ञानम, तस्य रूपस्य ज्ञानम, तस्य अर्थस्य ज्ञानम या फिर तस्य वर्तनी ज्ञानम, यानी उसकी वर्तनी का ज्ञान करना, उसके रूप का ज्ञान करना, उसके मूल का ज्ञान करना, और या फिर उसके अर्थ को जानना। तो यहाँ पे क्या होगा,
एकस्य शब्दस्य ज्ञानम, एक शब्द का ज्ञान होने का मतलब क्या है कि आप उसका अर्थ जानते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सी विकल्प सही होगा 25 का। यानी एक शब्द के ज्ञान का मतलब क्या है भाई, किसी शब्द को अगर आपका नॉलेज है, मान लिया आपको कोई शब्द है उसका अर्थ पता है, ठीक है, तो उसका मतलब एक शब्द का ज्ञान है आपको, तो उसका मतलब क्या होगा कि आप उसके बारे में उसका अर्थ जानते हैं, यही मतलब हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि देखिए शब्द के अर्थ ज्ञान से ही उसकी समझ हो पाती है। प्रश्न संख्या 26, बहुभाषिकता कक्षायाम, यहाँ से प्रश्न आपको लगभग हर प्रैक्टिस सेट में मिलता है। बहुभाषिकता कक्षायाम साधन रूपेण व्यवहित अर्थात शिक्षिका, यानी बहुभाषी कक्षा में साधन के रूप में व्यवहार करने के लिए क्या करना चाहिए शिक्षक को? अनेक भाषाणाम अध्यापनम कुर्यात्, मातृभाषायाम अधिगम कुर्यात्, विद्यार्थिनाम सर्वासाम भाषाणाम ज्ञानम कुर्यात्, या फिर विद्यार्थिनाम भाषाणाम उपयोगम कुर्यात्। यानी आप अनेक भाषा का प्रयोग करके अध्यापन क्रिया करेंगे, मातृभाषा का प्रयोग करके अधिगम क्रिया करेंगे, या फिर विद्यार्थियों के अनुसार सभी भाषाओं का ज्ञान करके आप अधिगम क्रिया करेंगे, या फिर विद्यार्थियों की भाषा का ही आप प्रयोग करेंगे। प्रश्न संख्या 26, तो क्या करेंगे आप? विद्यार्थिनाम भाषाणाम उपयोगम कुर्यात्, यानी बहुभाषा की कक्षा में साधन रूप से व्यवहृत करना चाहिए, अर्थात शिक्षक को चाहिए कि छात्रों की ही भाषा का उपयोग करें। इससे क्या होगा, इससे छात्रों के विषय का ज्ञान जल्दी से बच्चे मतलब समझ पाएंगे अगर आप उन्हीं की भाषा के अनुसार पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे 26 का डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 27, अधिगम संबंधी अधिकार, एक प्रश्न यहाँ से भी बनता है आपकी परीक्षा में, वो आपका चाहे बाल विकास में पूछ ले, संस्कृत में या हिंदी में, किसी में पूछ ले, कभी कभी 2 से 3 प्रश्न भी आ जाते हैं किसी किसी पेपर में। तो डिस्ग्राफिया क्या है? अवधारणायाम बोधे संज्ञानात्मक न्यूनता, कश्चित पाठनस पठने काठिन्यम, लिखित भाषाया बोधे भाषागत न्यूनता, या फिर संख्या बोधे अंकगणित न्यूनता। तो ये तो पहले ही गलत हो गया, संख्या बोधा, क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं? डिस्कैलकुलिया। अब पहला है यहाँ पे अवधारणाया बोधे संज्ञानक न्यूनता। तो आपको यहाँ पे प्रश्न संख्या 27 का उत्तर बताते हैं, आपको पता ही होगा, यहाँ पे आंसर होगा यहाँ पे लिखित भाषाया बोधे भाषागत न्यूनता। यानी डिस्ग्राफिया जो है लिखित भाषा के बोध से भाषागत न्यूनता को स्पष्ट करती है, क्योंकि भाषागत न्यूनता से लिखित भाषा की न्यूनता होती है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 27 का सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 28 है, शिक्षक छात्रेभ्यः सहपाठ्यस्य कार्यं दत्त्वा कक्षायां विभिन्न समूहेषु तान् उपवेशयति, सहसा एकः अभिभावकः तत्र परिभ्रमण समये छात्रान् समूहेषु उपविष्टान् पश्यति, शिक्षकं च समूहान् मध्ये चलयन्त पश्यति, एवं स्थिति दृष्ट्वा सः असंतुष्ट सन् किम कुर्यात्। देखिए बहुत बड़ा आपको लग रहा है, लेकिन अगर आप एक एक वर्ड का अर्थ निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अब भाई छात्र को छात्री तो कहा जाएगा, संस्कृत में बस ये छात्रा हो सकता है, छात्रा हो सकता है, छात्रान हो सकता है, उसकी जो फॉर्म होती है वही यूज किया जाता है। तो यहाँ पे कहना ये चाह रहा है प्रश्न संख्या 28 कि शिक्षक छात्रों को सहपाठ्य का कार्य देकर, ठीक है, शिक्षक छात्रों को सहपाठ्य का कार्य देकर विभिन्न समूहेषु तान् उपवेश, यानी उनको विभिन्न समूहों में बैठाता है। सहसा यानी तत्र परिभ्रमण समय, यहाँ पे ये कह रहा है तत्र परिभ्रमण समय, यानी क्या होता है उसी समय, सहसा यानी अचानक से एक अभिभावक वहाँ पे घूमते हुए छात्रों के समूह को देखता है। फिर क्या होता है, छात्र समूह में बैठे हैं और अध्यापक समूहों में उनको देखता है, और इसमें क्या है, वो जो गार्जियन है वो असंतुष्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे असंतुष्ट सन किम कुर्यात्, तब वो उसको क्या करना चाहिए? समझ गए होंगे कि जो गार्जियन देखता है उसको ये बात पसंद नहीं आती है। एवं स्थितिम दृष्ट्वा सा असंतुष्टा सन किम कुर्यात्, क्या करना चाहिए? अभिभावका स्वसंतानस्य विभागम परिवर्त्यों प्राचार्य समीपे निवेदन कुर्यात्, यानी अभिभावक को जो विभाग है उसमें मतलब जो विभाग के हेड हैं, ऐसे समझिए प्रिंसिपल हैं, प्राचार्य समिति, उनको जाना चाहिए और विभाग को परिवर्तन करने के लिए, उनका सब्जेक्ट टीचर बदलवाने के लिए रिक्वेस्ट करनी चाहिए। या फिर अभिभावका तस्मात् विद्यालयात् बालान प्रत्यार्थे, यानी उस बच्चे को अपना एडमिशन वहाँ से कटा लेना चाहिए, वहाँ से उस बालक को निकाल लेना चाहिए जिसका भी बच्चा वहाँ पे पढ़ रहा है। सी ऑप्शन है अभिभावक शिक्षकस्य विरोधम प्राचार्यम प्रतिनिवेदयत्, या फिर शिक्षक का विरोध करना चाहिए अभिभावक को। या फिर डी ऑप्शन है अभिभावकस्य शिक्षके विश्वासः स्यात् तथा शिक्षकेन सह तत्सम स्यात् विषयते वार्ता कुर्यात्, यानी शिक्षक के पास जाकर के वार्ता करनी चाहिए। तो बता दें आपको यही ऑप्शन सही होगा, प्रश्न संख्या 28 का डी,
ग्रुप में बैठे हैं कोई खराब बात नहीं है। इसे देखकर शिक्षक को क्या करना चाहिए, अभिभावक को क्या करना चाहिए, उस शिक्षक पर विश्वास करते हुए उसके पास जाना चाहिए और शिक्षकों से उस समस्या पर बात करनी चाहिए। डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 29 है यहाँ पे, विभिन्न विषयाणाम ज्ञानस्य कृते विद्यार्थी मातृभाषायाः उपयोग है, यानी विभिन्न विषयों के ज्ञान होने के बाद विद्यार्थी जो है मातृभाषा का उपयोग किस प्रकार से करता है। पहला ऑप्शन ज्ञान प्राप्तो सहायम करिष्यत, यानी ज्ञान प्राप्त में सहायता करने के रूप में मातृभाषा का प्रयोग करता है, या फिर इतर भाषाणाम विषयाणाम च अधिगमे बाधका भविष्य, या फिर इतर भाषा यानी भाषा के विषय के रूप में अधिगम एक बाधक के रूप में मानता है मातृभाषा को, या फिर अन्यासाम भाषाणाम ज्ञानम यानी एक विघ्न जनश्चित यानी विघ्न के रूप में, वही बात बाधा के रूप में, अन्य भाषा के बीच में बाधा के रूप में मानता है मातृभाषा को, या फिर संस्कृत भाषायाम कक्षायाम अनुमोदित नश्राति। तो यहाँ पे आपको मातृभाषा का प्रयोग क्या करती किस प्रकार से करता है बच्चा, ज्ञान प्राप्तो सहायम करिष्यत, यानी विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त कर विद्यार्थी मातृभाषा का उपयोग ज्ञान प्राप्ति में सहायता करता है, क्योंकि मातृभाषा को जो ज्ञान होता है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। शुरुआत से बच्चा वहीं से सीख करके आता है सारी चीज़ें, इससे क्या होता है समझ अच्छी विकसित होती है। तो इस मातृभाषा का प्रयोग ज्ञान प्राप्त की सहायता मतलब ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है। प्रश्न संख्या 30 है, उम्मीद करते सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। प्रश्न संख्या 30, कविता पाठनम क्रियते। प्रश्न संख्या 30 आपसे जानना चाह रहा है कि कविता पाठन करने से क्या होता है। विचाराणाम बोधार्थम आनंदानुभूत्यर्थम च नवीन शब्द ज्ञानार्थम वर्तन्या व्याकरणस्य च ज्ञानार्थम, या फिर छंदोबद्ध रचनायाम ज्ञानार्थम। कविता पाठ करने से क्या होता है, सही जवाब मिलेगा आपको विचाराणाम बोधार्थम आनंदानुभूत्यर्थम च, यानी समझिएगा यहाँ पे कविता पाठन विचारों के बोध के अर्थ और आनंद अनुभूति के लिए किया जाता है। इससे क्या होता है रुचि भी बढ़ती है, तो कह सकते हैं यहाँ पे आनंद भी आता है। कविता का पाठ भैया क्यों करते हैं, आपको मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है विचारों का आपको बोध होता है, जो कविता से कुछ संदेश मिलता है उनका बोध भी आप करते हैं। तो यहाँ पे 30 प्रश्न हो चुके हैं। अब बात आती है पैराग्राफ की, तो फटाफट आपको पैराग्राफ भी हम करा देते हैं। ये पैराग्राफ है आपके सामने। पहले आपको क्वेश्चन हम दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे सर्वदा सुखम कुत्र अस्ति, स्वावलंबने आकाशे वृक्षे या फिर पाताले। प्रश्न संख्या 1 यहाँ पे, और इसके आगे के क्वेश्चन आप कर ही चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या जानना चाह रहा है समझने का प्रयास करिएगा। अगर आवश्यकता होगी तो हम आपको पैराग्राफ दिखा करके हाईलाइट कर देंगे प्रश्नों को। पहला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है सर्वदा सुखम कुत्र अस्ति, ठीक है। सर्वदा सुख कहाँ है, स्वावलंबन में है, आकाश में है, वृक्ष में है, या फिर पाताल में। चलिए देख लेते हैं पैराग्राफ, हो सकता है इसका आंसर इसी में कहीं दिया हो, सर्वदा सुखम करके। देखिएगा आप लोग भी नज़र दौड़ाइएगा, ठीक है। लाइव क्लास में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है इसको सॉल्व कर पाना, फिर भी प्रयास किया जाएगा कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। मोटिवेशन करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें आप सभी लोग, सॉरी। तो यहाँ पे इसका आंसर नहीं दिख रहा, मिल गया। ये देखिए स्वावलंबने तू सर्वदा सुख में हो, तो क्या आंसर होगा यहाँ पे स्वावलंबने, यानी ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे आपको मिल जाएगा पहला ही ऑप्शन। समझिएगा गद्यांश में दिया है, एक लाइन दी है स्वावलंबने तू सर्वदा सुख में हो, यानी अर्थात स्वावलंबन में सर्वदा सुख है और परावलंबन में सर्वदा दुख है। और कहा भी गया है पराधीन सपने सुख न, पराधीन में स्वप्न में भी सुख नहीं होता है। ये बात आपने कहीं ना कहीं लिखी देखी होगी। प्रश्न संख्या 2, तो प्रत्यंता शब्द का, ठीक है। प्रत्यय अगर आपने पढ़े हैं तभी आप इसका उत्तर दे पाएंगे। आंसर यहाँ पे बताते हैं प्रश्न संख्या 2 का होगा श्रुत्वा। समझ सकते हैं यहाँ से थोड़ा सा रिलेट करके, लेकिन सभी प्रश्नों में ऐसा नहीं होता है। तो प्रत्यय के अंत आने वाला शब्द कौन सा यहाँ पे, श्रुत्वा। बता दें आपको, जब किसी क्रिया के हो जाने पर दूसरी क्रिया आरंभ होती तब हो गई हुई क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और पूर्वकालिक क्रिया का बोध कराने के लिए संस्कृत में धातु के आगे त्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 3 है यहाँ पे सांप्रतम इति पदस्य पर्यायो भवति। पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 3 का, सांप्रतम का पर्यायवाची क्या है, अधुना, तदा, श्व या फिर अद्य। तो उत्तर होगा यहाँ पे पर्यायवाची अधुना, ठीक है, क्योंकि अधुना ही इसका पर्यायवाची। और आपको बता दें तदा का आशय क्या होता है तब, और अद्य का आशय क्या होता है आज, और श्व का अर्थ क्या होता है कल। तो तीनों डिफरेंट हो गए, इससे आप इसका आंसर
निकाल सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 यहाँ पे, कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। ठीक है, प्रश्न संख्या 4, श्रीकंठस्य, रामकंठस्य, रमेशस्य या फिर सुरेशस्य, मतलब किसके भवन में सभी सुखों का साधन उपलब्ध था, ये आपसे पूछा जा रहा है। आंसर देखिएगा किसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे देखिए श्री कृष्ण की बात की जा रही है, श्रीकंठ की, सॉरी श्री कृष्ण नहीं, श्रीकंठ की, तो श्रीकंठ ही इसका उत्तर होगा। देखते हैं अगर मिल जाता है कहीं पे। सर्व विधान सुख साधन आसन, मिला आप लोगों को? चलिए इसका आंसर बताते हैं। श्रीकंठ की बात की जा रही थी, इसलिए यहाँ पे हम सही करेंगे प्रश्न संख्या 4 का पहला ही ऑप्शन। पैराग्राफ में दिया होगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 5 यहाँ पे, तस्य भवने कति द्वाराणि आसानि। प्रश्न संख्या 5, कितने दरवाजे थे उनके घर में? 37, 10, 50 या फिर चतुश्चत्वारिंशत्। ठीक है, चतुश्चत्वारिंशत् का मतलब क्या हुआ? 44। तो कितने दरवाजे थे ये आपको पैराग्राफ देखना होगा। यहाँ पे कहाँ पे दे रखा है, दरवाजे के बारे में मिल गया, बहुत जल्दी मिल गया, नज़र पड़ गई। यहाँ पे देखिए चतुर्चत्वारिंशत् द्वाराणि, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक ही नज़र में मिल गया। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा इसका? प्रश्न संख्या 5 का डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 6 है, कृष्ण मूर्ते माता पिता कथनम आस्ताम। प्रश्न संख्या 6 आपसे ये पूछ रहा है कि कृष्ण मूर्ति के माता पिता कैसे थे। ठीक है, यही पूछना चाह रहा है। अधिकारिणों यानी अधिकारी थे, सभापति थे, धनवंतों थे यानी धनवान थे, या फिर निर्धनों थे। प्रश्न संख्या 6, तो इसके लिए फिर आपको पैराग्राफ की तरफ जाना होगा, कृष्ण मूर्ति के बारे में। कृष्ण मूर्ति देखिएगा आप लोग भी, मिल गया, बहुत जल्दी मिल रहा है इसका आंसर, पेपर में इतनी जल्दी शायद आपको ना मिले। कृष्ण मूर्ति माता पिता 4 निर्धनों कृषक दंपति, जबकि पैराग्राफ पढ़ा भी नहीं गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या आंसर करेंगे? निर्धनों, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन सही होगा। पैराग्राफ बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा, कुछ अगर आपको वर्ड आते हैं तो आप कर पाएंगे। इसकी प्लेलिस्ट एक बनी हुई, कुछ शब्दों के अर्थ हमने आपको कराए, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट जरूर कीजिएगा। कुछ शब्दों के अर्थ हमने यहाँ पे आपको पढ़ाए हैं। प्रश्न संख्या 7 है, कस्य गृहम आडंबर विहीनम आसीत। प्रश्न संख्या 7, कृष्ण मूर्ति, दक्षिणामूर्ति, अकंठस्य या फिर श्रीकंठस्य। प्रश्न संख्या 7 पूछ रहा है किसका घर जो है आडंबर से रहित था। कस्य गृहम आडंबर विनीहम आसीत, किसका घर आडंबर से रहित था। ठीक है, तो उत्तर होगा यहाँ पे प्रश्न संख्या 7 का कृष्ण मूर्ति। कृष्ण मूर्ति का जो घर था वो आडंबर से रहित था। चलिए आंसर आपको बता दिया हमने पहले ही, शायद मिल जाए यहाँ पे, आडंबर रहित। नहीं मिल रहा है इसका। प्रश्न संख्या 8 है यहाँ पे, सह इति योगेन कतम वाक्यम समीचीनम। प्रश्न संख्या 8 आपसे ये जानना चाह रहा है कि जो विकल्प दिए गए हैं, ठीक है, इसके बारे में कौन सा जो कथन है ये सह इति योगेन, सही कथन आपसे पूछ रहा है। जो सूत्र होता है संयुक्त प्रधाने, उसके बारे में। तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा, पहला ऑप्शन है श्रीकंठा तस्म सह गृहम अगच्छत, श्रीकंठा तस्मिन सह गृहम अगच्छत। सह शब्द का प्रयोग जो है ये ग्रामर के रूप में यहाँ पे व्याकरण के नियमों के आधार पे पूछा जा रहा है। सी ऑप्शन सही होगा, श्रीकंठा तेन सह गृहम आगच्छत। क्यों? क्योंकि दिए गए जो विकल्प है इसमें सी ऑप्शन में दे रखा है यही कि श्रीकंठा तेन सह गृहम आगच्छत, और संयुक्त प्रधान सूत्र से साथ में अर्थ रखने वाले सह, साकम, समम, सार्थम शब्द के योग में तृतीया विभक्ति होती है, इसलिए ये विकल्प सही होगा, इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 9, कृष्ण मूर्ते कति कर्म कराह आसन। कृष्ण मूर्ते कति कर्म कराह आसन, 7, 10, 2 या फिर 8। प्रश्न संख्या 9, कृष्ण मूर्ति के वहाँ कितने नौकर कार्य करने वाले थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। फिर से एक बार पैराग्राफ आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कृष्ण मूर्ति कितने लोग कार्य करने वाले थे, ये आपसे प्रश्न जानना चाह रहा है।
मिला आप लोगों को कहीं? इस लाइन में आप देख सकते हैं यहाँ पे तदा कृष्णमूर्ति और दत्तमित्र ममापि अष्टो कर्म करा संत, यानी मेरे घर में 8 नौकर कार्य करने वाले थे। चूंकि इस कृष्णमूर्ति जो है एक समृद्ध परिवार के थे और उनके यहाँ अन्य सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या मिल जाएगा? अष्टो, डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। प्रश्न संख्या तो न्यू है अगर आप चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और बढ़ते हैं अगले ये पैराग्राफ की तरफ। 30 मिनट से अधिक ये क्लास हो चुकी है। पैराग्राफ ये भी देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, यत्र सम्मानः प्रीति बांधवा विद्यागमश्च न भवेयु तत्र किम करणीयम। प्रश्न संख्या 10, यानी जहाँ पर भी सम्मान, प्रेम, बंधुता और विद्युता ना हो वहाँ पर क्या करना चाहिए? आसान सा प्रश्न है। मध्याह्ने भोजनम कर्याम, आपको वहाँ पे भोजन करना चाहिए। दिवस मात्रम अपि न वशेत, यानी एक भी दिन नहीं रुकना चाहिए। गृहस्थ निर्माणम कुर्यात्, गृह का निर्माण करना चाहिए। रात्र निवासम कुर्यात्, रात में रुकना चाहिए। भाई जहाँ पे आपका कोई सम्मान ना हो वहाँ पे क्या करना चाहिए? आप क्या करेंगे? एक भी दिन नहीं रुकेंगे, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? प्रश्न संख्या 10 का हो सकता है आपको पैराग्राफ देखने की आवश्यकता ही ना पड़े, आंसर मिल जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। जहाँ पर सम्मान, प्रेम, बंधुता और विद्युता ना हो वहाँ पर एक भी दिन रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अभाव में जीवन का कोई मतलब ही नहीं होता है। और यहाँ पे आप समझ सकते हैं दिया है सम्मान, बंधु, ये जरूरी है लाइफ में। प्रश्न संख्या 11, सम्मानः इति पदस्य विपरीतार्थकः नास्ति, सम्मान का विपरीत कौन सा नहीं है? यहीं पे गलतियाँ हो जाती हैं जल्दबाजी में। आप लोग क्या करते हैं, नास्ति नहीं देखते हैं और उसी का पर्यायवाची विपरीतार्थी लगा देते हैं। कौन सा विपरीतार्थी नहीं है ये आपसे जानना चाह रहा है। पहला ऑप्शन है अपमानः, होगा इसका विपरीतार्थी। तिरस्कारः, आदारः और अनादारः। प्रश्न संख्या 11 सही जवाब मिलेगा यहाँ पे आदारः। ठीक है, सम्मान का पर्यायवाची आप कह सकते हैं आधार, लेकिन विपरीत यानी विलोम शब्द ये नहीं है। क्योंकि देखिए विचित्र खलु संसारे नास्ति किंचित रर्थकम, अर्थात यहाँ पे दे रखा है एक पैराग्राफ में लाइन, विचित्र खलु संसारे नास्ति किंचित रर्थकम। इससे आप पहचान सकते हैं आराम से। वैसे भी आपको इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। प्रश्न संख्या 11 का सी विकल्प ही सही होगा। प्रश्न संख्या 12, संसारे निरर्थकम अस्ति। प्रश्न संख्या 12 आपसे ये कह रहा है संसार निरर्थक है, अर्धम, अर्धार्धम, न किंचित सर्वम। तो एक लाइन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, देख सकते हैं आप, विचित्र खलु संसारे नास्ति किंचित अर्थम। तो इससे आपको इसका प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा प्रश्न संख्या 12 का, जो कि ऑप्शन क्या होगा? न किंचित, यानी सी ऑप्शन। पैराग्राफ में आपको दिखाया सी ऑप्शन सही होगा। वीडियो को रोक करके भी आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 13, प्रथम श्लोकानुसारेण जीवनम केन शोभ्यते, सूर्येण, कमलेन रात्रौ, शासिना मंदेन या फिर सदाचारेण। प्रश्न संख्या 13 का उत्तर क्या होगा? देखिएगा पहली लाइन क्या कह रही है, शासिना शोभते रात्रिम षष्ठी सूर्येण शोभते सत्येन शोभते वाणी सदाचारणेन जीवनम। ऑप्शन में कहीं है सदाचारणेन? कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, यहाँ पे आपको मिल गया। प्रथम श्लोकानुसारेण जीवनम केन शोभते, सदाचारेण शोभते, यानी डी ऑप्शन सही होगा प्रश्न संख्या 12 का। समझिएगा, इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है, प्रत्येक वस्तु का एक अपना अलग अलग महत्व होता है। तो 13 का यहाँ पे आपको आंसर मिला। प्रश्न संख्या 13 सॉरी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। 12 का हमने आपको आंसर बता दिया। कुछ भी जो हमने आपको बताया, न किंचित मतलब कुछ भी निरर्थक नहीं है। ठीक है, प्रत्येक का अपना एक अनुमान वो महत्व होता है। तो यहाँ पे आपका 12 का सी और 13 का डी। ठीक है, नो डाउट। फिर से बता दें यहाँ पे आपको, संसारे निरर्थकम अस्ति, दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। तो संसार में किसी भी चीज़ का कोई वो नहीं होता, प्रत्येक चीज़ का अपना एक महत्व होता है। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा था जीवनम केन शोभते, तो सदाचार से ही जीवन की शोभा होती है। हमने आपको यहाँ पे भी दिखाया था लाइन पढ़ करके,
सत्येन शोभते वाणी सदाचारणेन जीवनम, यानी जो शोभा होती है वो सदाचार से ही जीवन की शोभा होती है। सत्यवाणी से इंसान की पहचान होती है। चंद्रमा रात्रि की शोभा होती है। संसार सूर्य से शोभित होता है। ये लाइनें आपका अर्थ बता रही हैं। प्रश्न संख्या 14, कस्या कोशः व्ययतः वृद्धिं गच्छति, पुरुषस्य, राज्ञः, विद्यायाः या फिर ग्रहस्य। प्रश्न संख्या 14, आंसर दीजिएगा। सही जवाब होगा यहाँ पे प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन सी, विद्यायाः। प्रश्न संख्या 14 का सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि देखिए विद्या ही एक ऐसा कोर्स है जिसके व्यय करने से उसमें वृद्धि होती है। आप सभी ने पढ़ा होगा कि विद्या ददाति, ऐसे ही कुछ लाइन थी, याद नहीं आ रही, कि विद्या बांटने से बढ़ती। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पर्वत लंघेन कथम कुर्यात्। प्रश्न संख्या 15, मतलब पर्वत को कैसे लांघना चाहिए। शीर्षा, आलस्येन, वेगेन या फिर शनय। शनय मतलब धीरे धीरे, वेगेन मतलब बहुत तेज से, आलस्येन मतलब आलस्य के साथ, शीर्षा मतलब, शीर्षा का मतलब क्या होगा बताइए। शीर्षा का मतलब यहाँ पे सिर और सा दो शब्दों से मिलकर बनाया से समझ सकते हैं। सिर से मतलब काफी ऊंचाई से, ठीक है, काफी तेज से, धीरे धीरे, आलस्य से या फिर काफी ऊंचाई से। प्रश्न संख्या 15, सही जवाब का क्या होगा यहाँ पे, डी ऑप्शन, शनय मतलब धीरे धीरे। यानी कह सकते हैं आपको यहाँ पे उत्तर जो मिला है वो डी ऑप्शन मिला है, क्योंकि पर्वत को धीरे धीरे लांघना चाहिए। इसी प्रकार रास्ते पर भी धीरे धीरे चलना चाहिए, और विद्यालय में अगर आप जाते हैं तो रास्ते में आपको धीरे धीरे चलना चाहिए, और विद्या भी आपको धीरे धीरे सीखनी चाहिए, ठीक है, और धन भी आपके पास धीरे धीरे आता है। यहाँ पे कुछ लाइनें आपका हैं, देख सकते हैं। शनय विद्या शनैर्वितम पंचतानि शनय शनय, धीरे धीरे यहाँ पे देखिए, शनय शनय, शनय पंथा, शनय कंथा, शनय पर्वत लंघनम, यानी धीरे धीरे लांघना चाहिए। तो यहाँ पे ये आपका पैराग्राफ भी हो गया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ऐसे ही आपको प्रीवियस ईयर की कोशिश किए जाएंगे कि सारे पेपर्स को सॉल्व कराया जाए। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना है, और अपने हर दोस्त तक इसको शेयर करना है जो संस्कृत के लिए काफ़ी परेशान है। काफ़ी दिनों से बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि संस्कृत की क्लास दीजिए, संस्कृत के सारे पेपर सॉल्व कराइए, तो उन तक आपको ये वीडियो शेयर करना है। थैंक यू सो मच आप सभी का इस लाइव सेशन को ज्वाइन करने के लिए। इसके बाद 9 बजे भी लाइव क्लास होगी, क्योंकि रोज शाम 7:30 बजे और 9 बजे 2 क्लासेज होती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।